देखते हैं कि जब हमारे पास दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो वो इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं। तो डेफिनेशन, टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x और y जिनका जॉइंट पीडीएफ संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, और जिनके दोनों मार्जिनल पीडीएफ्स है, हम दर्शा रहे हैं एफ एक्स और एफ वाई से। ये दो रैंडम वेरिएबल्स हम कहते हैं कि स्वतंत्र है और इंडिपेंडेंट, जबकि हर x और y के लिए जॉइंट पीडीएफ होगा दोनों मार्जिनल पीडीएफ्स का प्रोडक्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स x और y। उसी तरह से ये फिर एक बार हम नोटिस करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस का वो काफी सिमिलर है जब हम दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स x और y का इंडिपेंडेंस हमने डिफाइन किया था। अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स है तो क्या होता है। ये जो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए, वो कुछ ही क्षणों में हम एक उदाहरण के द्वारा भी देखेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स एक साथ हम देख रहे हैं, मोर देन टू रैंडम वेरिएबल्स, और उनको हम एक साथ अगर उसकी स्टडी करनी है एट द सेम टाइम, तो क्या करेंगे हम। तो हमारे पास अगर समझ लीजिए हमारे पास है रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 x3 वगैरह वगैरह xn तक, और ये सभी हम आर ऑल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो द जॉइंट पीएमएफ संयुक्त प्रायिकता मान फलन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अब ऐसा फंक्शन होगा जो फंक्शन है n वेरिएबल्स के ऊपर, स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn, और उसका मान क्या होगा, उसका मान निकालने के लिए हम देखेंगे इवेंट x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, ऐसे हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए xn इज इक्वल टू स्मॉल xn, सभी x1 x2 xn के लिए। सो जॉइंट पीएमएफ का ये एक डेफिनेशन मान सकते हैं। ये ऐसा, अब अगर हम n अलग अलग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसका पीएमएफ या जॉइंट पीएमएफ होगा n चरों का एक फलन। उसी तरह से अगर हमारे पास, चूंकि हमने दो रैंडम वेरिएबल्स के स्टडी के बारे में देख लिया है, वही सब कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम अगर सिर्फ
एक इंटीग्रल, एक रैंडम वेरिएबल निकालना चाहेंगे, हमारे पास एक इवेंट है जो सिर्फ डिपेंड करता है x1 x2 xn-1 पे, तो हम xn को सम आउट कर देंगे। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, तो हम x1 की वैल्यू फिक्स करेंगे, x2 की करेंगे, xn-1 की करेंगे, उसका पीएमएफ लेंगे, लेकिन xn को कोई भी वैल्यू कर सकते हैं और उसको सम आउट कर लेंगे। उसी तरह से इफ x1 x2 dot 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 xn are all continuous random variables, then the joint PDF, फिर एक बार ये होगा एक फलन जो n चरों का फंक्शन है, n वेरिएबल्स का फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा अगर हम कोई भी अंतराल ले ले a1 b1 a2 b2 an bn, और अगर हम ये इवेंट देख ले कि x1 रैंडम वेरिएबल है अंतराल a1 और b1 के अंदर, सिमिलरली a2 और b2 के बीच में x2 की वैल्यू है, और xn की वैल्यू है an और bn के बीच में, तो इसको हम मान सकते हैं n डायमेंशनल रेक्टेंगल, जो टर्मिनोलॉजी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी थियरी में यूज की जाती है, n डायमेंशनल रेक्टेंगल, लेकिन उसको अगर कैसे करेंगे, हमारे पास अभी n इंटीग्रल्स होंगे, हम क्या कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे, ये फंक्शन fx1 x2 xn, और एक एक करके हम इंटीग्रेट करेंगे, समझ लीजिए dxn dxn-1 वगैरह वगैरह वगैरह, dx2 dx1, तो अंदर वाला इंटीग्रल है xn वाला इंटीग्रल, तो उसके लिमिट्स होंगे an टू bn, xn-1 के लिमिट्स होंगे an-1 टू bn-1, x2 इंटीग्रल के लिमिट्स है a2 टू b2, और x1 इंटीग्रल के लिमिट्स है a1 टू b1। तो ऐसा कोई अगर फलन है f जो हर a1 b1 a2 b2 वगैरह an bn को इस तरह से सेटिस्फाई करता है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स। और जो बाकी जो हमने कंसेप्ट्स देखे थे मार्जिनल, जैसे मैंने कहा अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए, दोनों के लिए हम मार्जिनल पीएमएफ या पीडीएफ उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडीशनल पीएमएफ और पीडीएफ भी कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें एक वेरिएबल का x1 का पीडीएफ मार्जिनल पीडीएफ करना है, तो हमें बाकी सारे वेरिएबल्स को इंटीग्रेट आउट करना होगा। तो उसका मतलब अगर हमें x1 का मार्जिनल पीडीएफ चाहिए तो हम इंटीग्रेट आउट करेंगे x2 x3 वगैरह वगैरह xn तक। लेकिन अभी हमें दो डायमेंशन के भी मार्जिनल पीडीएफ कर सकते हैं, तो हमें अगर x1 और x2 का पीडीएफ करना है जॉइंट, एक तरह से वो जॉइंट पीडीएफ भी है, लेकिन चूंकि हम एक x1 x2 xn के पीडीएफ
को यूज करके x1 और x2 का पीडीएफ निकालने जा रहे हैं, तो एक तरह से वो मार्जिनल पीडीएफ भी है। तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे x3, x4, x5 वगैरह सभी बाकी वेरिएबल्स को इंटीग्रेट आउट करके, और अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उनको सम आउट करके। तो बाकी इंडिपेंडेंस भी उसी प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। जॉइंट पीएमएफ होगा प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल पीएमएफ, या जॉइंट पीडीएफ होगा प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल पीडीएफ्स। मैं ये विस्तार से यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं, ये कंसेप्ट अभी मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये कैसे डिफाइन होता है। इंडिपेंडेंस अभी तुरंत ही मैं एक एग्जांपल में देख लेंगे हम कैसे होगा। सपोज हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं, और उन n कंपोनेंट्स के जो जीवन काल है, लाइफ टाइम, और वो जो कंपोनेंट्स है वो ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। एक दूसरे से स्वतंत्र है। जैसे कि हम देख लें, अगर आपके रूम में 5 ट्यूबलाइट्स है, तो वो पांचों ट्यूबलाइट्स का जीवन काल अगर हम डिनोट करेंगे रैंडम वेरिएबल्स x1, x2, x3, x4, x5 से, तो ये मायने रखता है कि हम उनको एक तरह से स्वतंत्र भी मान सकते हैं, क्योंकि एक ट्यूबलाइट कब फ्यूज होगी और दूसरी ट्यूबलाइट कब फ्यूज होगी, ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। हमने प्रैक्टिस में भी अगर आपने नोटिस किया है। अब हम ये भी एक assumption करते हैं, सपोज ईच xi, हर एक रैंडम वेरिएबल जो हम देख रहे हैं x1, x2, xn, उसका बंटन है एक्सपोनेंशियल। ईच xi इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन काफी समय हम जीवन काल के लिए, जीवन काल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर होता है जिसको समझ लीजिए है लैम्डा, विथ पैरामीटर प्राचल लैम्डा। और लैम्डा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, धन रहता है। देन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ भी आप रिकॉल कर सकते हैं। क्या है? एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल शून्य और उससे अधिक वैल्यूज लेता है, और कुछ ही समय में उसका पीडीएफ भी लिखूंगा। लेकिन हमें अभी लिखना है जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1, x2, xn। सो हम देखते हैं, देन फॉर x1, x2 डॉट 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 xn, जो सभी के सभी शून्य से ज्यादा है, तो हम देख सकते हैं कि उसके लिए जॉइंट पीडीएफ fx1, x2, xn क्या होगा। इंडिपेंडेंस के तहत जो डेफिनेशन हमने दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए लिखा था,
और मैंने कहा था कि दो से ज्यादा अगर रैंडम वेरिएबल्स है तो वही डेफिनेशन, उसी तरह का डेफिनेशन होगा। और वो डेफिनेशन क्या था कि इंडिपेंडेंट, अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है कंटिन्यूअस, तो उनका जॉइंट पीडीएफ होगा, हर मार्जिनल पीडीएफ को देखेंगे और उसका प्रोडक्ट लेंगे। सो पहला रैंडम वेरिएबल होगा x1, उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं स्मॉल x1 पे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2 से, और इसी तरह से जाएंगे हम nth रैंडम वेरिएबल तक। और ये जो हर मार्जिनल पीडीएफ है वो पीडीएफ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमें दिया गया है। तो fx1 है एक्सपोनेंशियल पीडीएफ, वो जो कि है लैम्डा टाइम्स e टू द पावर माइनस लैम्डा x1। पीडीएफ तो सेम ही है, लेकिन हम इवेल्युएट कर रहे हैं अलग अलग वैल्यूज पे, x1 x2 वगैरह वगैरह के लिए। fx2 पीडीएफ तो सेम ही है, लेकिन हम इवेल्युएट कर रहे हैं स्मॉल x2 पे, और इसी तरह से हम जाएंगे लैम्डा टाइम्स e टू द पावर माइनस लैम्डा xn। सो जो होगा लैम्डा टू द पावर n e टू द पावर माइनस लैम्डा टाइम्स सम ऑफ xi's, जबकि x1 x2 डॉट 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 xn सभी के सभी शून्य से ज्यादा है, या शून्य भी हो सकता है। अगर अब समझ लीजिए, मैंने उदाहरण तो दे दिया था आपको ट्यूबलाइट का, लेकिन समझ लीजिए अब ये n कंपोनेंट्स है, वो एक प्रणाली के घटक हैं, तो एक सीरीज में एक वो कनेक्ट किए गए हैं। तो सपोज if these components एक प्रणाली के पार्ट है, और इस तरह से है कि सच दैट द सिस्टम विल फेल इफ एनी सिंगल कंपोनेंट फेल्स। कोई भी एक घटक अगर काम करना बंद करे तो वो पूरा सिस्टम काम करना बंद करेगी। तो अगर हम t को दर्शाएंगे लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम, तो t अगर एक स्मॉल t के ऊपर काम कर रही है, एक टाइम स्मॉल t ले लें, और हम ये इवेंट देख रहे हैं कि लाइफ टाइम ऑफ द सिस्टम है स्मॉल t से ज्यादा, लेकिन टाइम t पे वो प्रणाली काम करेगी। उसका मतलब है कि हर कंपोनेंट जो उस सिस्टम में है, हर कंपोनेंट वो n कंपोनेंट्स में से वो भी टाइम t पे काम कर रहा है। तो उसका मतलब है कि जो पहला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट टाइम t पे काम कर रहा है, तो जो लाइफ टाइम है कंपोनेंट 1 का वो t से ज्यादा है। उसी तरह से x2 x3 xn हर एक की वैल्यू t से ज्यादा है। ये दोनों इवेंट्स बिल्कुल सेम है। अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी t ग्रेटर देन t अगर कैलकुलेट करना है, तो हम अब हमारे पास ये जॉइंट पीडीएफ है x1 x2 xn का, तो हमें ये कैलकुलेट करना है x1 ग्रेटर देन t प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की जो मैं लिख रहा हूं। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये n अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है, तो उन n रैंडम वेरिएबल्स का
हम जॉइंट पीडीएफ देखेंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे, हर वेरिएबल को इंटीग्रेट आउट करेंगे। और कौन से रीजन पे इंटीग्रेट आउट करेंगे? हर वेरिएबल की वैल्यू टी से ज्यादा है, तो ये लिमिट, हर इंटीग्रल की लिमिट टी से लेकर इंफिनिटी तक है। तो टी से इंफिनिटी, टी से इंफिनिटी, डॉट 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 टी से इंफिनिटी। हमारे पास जो जॉइंट पीडीएफ था, जो मैंने संक्षिप्त रूप में लिखा था लैम्डा टाइम्स e to the power minus lambda sum xi, lambda to the n टाइम्स, लेकिन मैं इस बार लिखूंगा अलग अलग लिखूंगा फिर एक बार, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है वैसे भी। dxn minus 1 डॉट dx2 dx1। और देखेंगे इस तरह से लिखने का कारण यह है कि ये इंटीग्रल्स अभी हम ब्रेकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x1 dx1 अलग होगा, t टू इंफिनिटी लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x2 dx2 अलग कर सकते हैं। और इसी तरह से हर एक इंटीग्रल हम अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो वेरिएबल्स है x1 x2 xn, उनके जो फंक्शंस है जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक ही टर्म में x1 और x2 दोनों नहीं आ रहे हैं, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट इंटीग्रल है dxn। और ये तो हो गया, ये तो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, आप याद कर सकते हो। इसकी वैल्यू है e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये है 1 माइनस द cumulative distribution function of exponential lambda random variable evaluated at t, तो e to the power minus lambda t। हर एक इंटीग्रल की वैल्यू है e to the power minus lambda t, और ये n सारे टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है n e to the power माइनस n टाइम्स लैम्डा टाइम्स t, जब t शून्य से ज्यादा है। और therefore probability t less than equal to small t will be 1 minus e to the power n minus n lambda t। ये तो बहुत अच्छा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो उसका मतलब है कि if g is the CDF of capital T, then g of small t is 1 minus e to the power minus n lambda t for t greater than 0। और अब देख सकते हैं कि अगर ये पहले तो परिभाषा से, डेफिनेशन से कैपिटल टी वैल्यूज लेगा शून्य से ज्यादा, तो ये इसकी वैल्यू होगी शून्य इफ टी इज लेस देन इक्वल टू 0। और अब इससे अगर आप फिर एक बार अगर ध्यान याद करें, तो इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ ऑफ कैपिटल टी, हम एक सीडीएफ से पीडीएफ जाने के लिए कौन सा तरीका है? हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ जी टी, जिसी भी टी के लिए ये डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए ये डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो जो फंक्शन है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एन लैम्डा टी, उसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखेंगे वो होगा एन लैम्डा ई टू द पावर माइनस एन लैम्डा टी, अगर टी है शून्य से ज्यादा। ऑफ कोर्स इफ टी है शून्य से कम, तो डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन 0, तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम g से पीडीएफ को दर्शाएंगे,
तो g है n lambda e to the power minus n lambda t if t is greater than 0, 0 if t is less than 0, और t इक्वल टू 0 के लिए भी हम देख सकते हैं कि ये शून्य हो सकता है। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंस यूज करके भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। फाइनल कमेंट इसमें, देयरफॉर टी भी एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है कि ये पीडीएफ तो जाना पहचाना है, लेकिन इसके पैरामीटर्स क्या है? उसका पैरामीटर है n टाइम्स लैम्डा। अब हम फिर एक बार दो रैंडम वेरिएबल्स एक साथ देख रहे हैं, लेकिन हम जॉइंट पीएमएफ और जॉइंट पीडीएफ से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इन रैंडम वेरिएबल्स का, तो उनका एक्सपेक्टेशन या माध्य कैसे निकालेंगे, अपेक्षित मान या माध्य। तो हमने पिछले क्लासों में देखा है कि हम दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स अगर ले रहे हैं तो उनके जॉइंट पीएमएफ को यूज करके अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं। दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है तो उनके जॉइंट पीडीएफ को लेके अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं। और हमने देखा था कि दोनों काफी सिमिलर है। मेन डिफरेंस होता है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम यूज करेंगे सम। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं तो वो हम ये एक डिफरेंस ध्यान में रखते हुए हम एक साथ दोनों केसेस निपटा सकते हैं। सो लेट x एंड y be jointly distributed random variables तो यादृच्छिक चर जो संयुक्त बंटन के साथ है with joint PMF, संयुक्त प्रायिकता मान फलन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, जिसको हम हमेशा जैसे दर्शाएंगे PXY, जब दोनों रैंडम वेरिएबल्स है डिस्क्रीट और जॉइंट PDF, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन, जिसको हम दर्शाते हैं FXY से, जब दोनों रैंडम वेरिएबल्स कंटिन्यूअस है, सतत है, then the expected value of a function h of xy, जिसको पहले जैसे हम दर्शाएंगे e of h of xy से, expected value of hxy, और अगर जरूरत पड़े तो हम इस तरह से भी दर्शाएंगे मीन ऑफ hxy, और उसको परिभाषित कैसे करते हैं, इज सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ xy। मैं डिस्क्रीट केस और कंटिन्यूअस केस दोनों के लिए फॉर्मूला लिखूंगा। डिस्क्रीट केस के लिए आप गेस भी कर सकते हो फॉर्मूला क्या होगा। जो पहले जैसे एक रैंडम वेरिएबल के लिए था वैसे ही हम देखेंगे हर x और y के लिए फंक्शन h ऑफ xy को,
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी that random variable x takes value small x और random variable y takes value small y, जो एक्चुअली दर्शाता है जॉइंट पीएमएफ पीएक्सवाई। और हम सम करेंगे सभी x और y के लिए। ये होगा इफ एक्स वाई आर डिस्क्रीट। और उसी तरह से अगर x और y कंटिन्यूअस है तो सम बदल जाता है इंटीग्रल में। इंटीग्रैंड एच एक्स वाई वही रहेगा, पीएमएफ बदल जाता है जॉइंट पीडीएफ से, और ऑफ कोर्स हम इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स और डीवाई से। ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी हो सकता है, जैसे ऑर्डर ऑफ समेशन भी कोई भी हो सकता है इफ एक्स वाई आर कंटिन्यूअस। तो फिर एक बार मैं दोहराता हूं कि ये जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स वाई, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस केस के लिए, लेकिन उसका कंसेप्ट सिमिलर है जो हमने एक रैंडम वेरिएबल के लिए किया था। तो ये जो है हम एक एक उदाहरण लेके देखेंगे कैसे करेंगे। एक उदाहरण मैं लूंगा डिस्क्रीट केस का और एक उदाहरण मैं लूंगा कंटिन्यूअस केस का। सो पहला एग्जांपल है, समझ लीजिए कि एक कंसीडर चिट्स, कागज के टुकड़ों पे हम नंबर लिख रहे हैं, चिट्स नंबर 1 2 3 4 और 5, 5 टुकड़ों पे हमने 5 नंबर लिख दिए हैं और उनको फोल्ड करके अच्छी तरह सफल करके हम 2 चिट्स को रैंडमली उसमें से एक के बाद एक चुनेंगे। 2 चिट्स are drawn at random one after another उसका मतलब है कि दोनों चीट्स पे सेम नंबर ही नहीं हो सकता। हमने एक चीट निकाला, उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे, तो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहले चीट पे अगर 5 नंबर आ गया तो दूसरे पे 5 नहीं आ सकता, क्योंकि हम उस कागज के टुकड़े को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कितने अलग अलग पेयर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। पहला जो चीट हम ड्रॉ करेंगे वो इन 5 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बार एक चीट ड्रॉ कर लिया है तो बाकी बचते हैं 4, तो दूसरा चीट के लिए 4 ही अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है 5 गुना 4 या 20। सो देयर आर 5 into 4 equal to 20 different ordered pairs. So चूंकि हम ये रैंडमली दोनों टाइम हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो ये 20 के 20 जो पेयर्स हैं वो इक्वली लाइकली है। तो उसका मतलब है हमारा जो पी एक्स वाई जॉइंट पीएमएफ है उसको हम करार कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह है 1/20 इफ एक्स एंड वाई है कोई भी नंबर 1 2 3 4 या 5 में से, लेकिन x और y अलग अलग है एंड 0 अदरवाइज। अब हमने रैंडम वेरिएबल तो लिखे नहीं है, वेयर x denotes the number on the first chit
and y denotes the number on the second chain. और अगर हमें पता करना है कि x और y एक दूसरे से कितने दूर है, कितने अलग अलग है on an average. So the question is expected value of the difference between x and y, absolute value of the difference. तो इसको अगर हमें निकालना है तो उसका मतलब क्या है, पहले तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एच एक्स वाई जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। और अगर हमने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया तो हम एक्सपेक्टेशन की परिभाषा यूज कर सकते हैं। ये अलग से फंक्शन लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये होगा सम एक्स और y के ऊपर, जब x है 1 से लेकर 5, y भी है 1 से लेकर 5 तक, लेकिन x और y अलग अलग है, x नॉट इक्वल टू y। और सम क्या करेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू मॉड x माइनस वाई टाइम्स द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी pxy। तो इसके लिए आप अलग अलग तरीके से ये कर सकते हैं। pxy तो है 1/20, तो ये कांस्टेंट है, तो मैं और एक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, 1/20 जो pxy की वैल्यू है वो मैंने सम से बाहर ले ली है। तो ये फंक्शन हमें इवेल्युएट करना है, और यहाँ पे इस उदाहरण में आसान रहेगा कि मैं एक्स वाई का जो अलग अलग मान है उसको मैं, और उसके लिए जो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई हमें निकालना है वो मैं एक टेबुलर फॉर्म में कर। तो जैसे पहले किया था, इस बार हम कर रहे फंक्शन के लिए, पहले हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए किया था। हमारा x वेरिएबल है जो कि ले सकता है वैल्यूज 1 2 3 4 और 5, और y वेरिएबल भी ले सकता है 1 2 3 4 और 5, और हम टेबल में लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस वाई। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो x की वैल्यू अगर 1 है तो y 1 नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकते हैं। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 अलाउड नहीं है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 वगैरह वगैरह, ये 5 वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो जैसे देखा बाकी बचते हैं 20 वैल्यूज, तो हम इनको फिल कर सकते हैं। क्या फिल करना है, मॉड ऑफ x माइनस वाई। जब x 1 है और y 2 है तो x माइनस वाई है -1, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो होगा 1। तो ये आसानी से, ये फंक्शन एक तरह से काफी सिंपल फंक्शन है, तो आप ये लिख सकते हो। दूसरे रो में आएगा 2 - 1 is 1, 2 - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1, 2 - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, और 2 - 5 को एब्सोल्यूट वैल्यू। उसी तरह से आएंगे 2 1 1 2 तीसरे रो में, और 3 2 1 और 1 चौथे रो में, और 4 3 2 और 1 पांचवे रो में। तो हमें क्या करना है, हमें मॉड x माइनस वाई इन सभी x और y के लिए जोड़ना है। तो ये जो टेबल में लिखे वैल्यू है इन सबको हमें सम करना है। सम x sum over y, x and y going from 1 to 5, x not equal to y, तो क्या होगा, तो ये आप देख सकते हो क्या, ये है 40, and therefore expected value of h of xy or expected value of mod of x minus y is 40 divided by 20 या है 2।
सो ऑन एन एवरेज ये जो हम दो चीट्स निकालेंगे उनका डिफरेंस होगा 2 इन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एक सिंपल उदाहरण हमने देख लिया जहां पे हमारे पास दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है और एक फंक्शन है। दूसरा जो हम उदाहरण लेंगे वो एक कंटिन्यूअस सिचुएशन, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लेंगे, और ये इसमें जो हम जॉइंट पीडीएफ लेंगे वो हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन मैं उदाहरण हमारा क्या है, एक ड्राई फ्रूट्स पैकेजिंग कंपनी है। तो एक कंपनी जो 1-1 किलो के ड्राई फ्रूट्स के, मिक्स ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे बनाती है, मार्केट करती है, मार्केट्स 1 किलोग्राम 1 kg boxes of mixed nuts या ड्राई फ्रूट्स जिसमें वो डालते हैं बादाम या आलमंड्स, काजू या अखरोट एंड वॉलनट्स। हर जो डिब्बा वो पैकेज करते हैं उसका टोटल वेट है 1, लेकिन जिसमें वो आलमंड्स, काशूज और वॉलनट्स डालते हैं उसमें एग्जैक्ट वेट नहीं रहता है, वो आगे पीछे हो सकता है। तो टोटल वेट ऑफ द बॉक्स वो फिक्स्ड है, वो है 1 किलोग्राम। लेकिन अगर हम x, y और z से दर्शाएंगे वेट ऑफ almonds in a randomly chosen box, और उसी तरह से y होगा वेट ऑफ कैश्यूज, काजू का वजन, और z होगा वॉलनट्स का वजन इन अ रैंडमली चोजन बॉक्स। तो एक बॉक्स लेंगे, उसमें से हम देखेंगे आलमंड्स का वेट क्या है वो दर्शाएंगे x, कैश्यूज का वजन को दर्शाएंगे y, और वॉलनट्स के वेट को दर्शाएंगे z। तो हमें ये पता है कि x प्लस y प्लस z एक है हमेशा से। तो एक तरह से हम देखेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप है ये 3 रैंडम वेरिएबल्स में, तो हम क्यों ये अलग अलग 3 रैंडम वेरिएबल्स को हम कैरी करें, हम देखेंगे सिर्फ ये पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई को, क्योंकि अगर हमें x और y पता है तो हम आसानी से सोच सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन है, z होगा 1 माइनस x माइनस y। तो ये तो एक रिडंडेंसी है जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो हम सिर्फ देखेंगे पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x और y, और अगर x प्लस वाई प्लस जेड 1 है तो कोई भी अगर 2 रैंडम वेरिएबल्स ले ले, जैसे हम ले रहे हैं x प्लस वाई, तो x और y, तो निश्चित तौर पे x होगा 0 और 1 के बीच में, y होगा 0 और 1 के बीच में, लेकिन उसका सम के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सम भी होगा 0 और 1 के बीच में। अगर हम x, y और z तीनों को कैरी करते तो उसका सम होता है एग्जैक्टली 1, लेकिन अगर हम 2 ही रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं तो उसका वजन होगा 0 और 1 के बीच में। तो ये जो पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है उसका जॉइंट पीडीएफ मान लीजिए दिया गया है कि f(x, y)
इज 24 टाइम्स एक्स वाई, जो हमने पहले उदाहरण देखा हुआ है ये वाला, जब एक्स वाई इन इस रीजन के अंदर है जिसके 3 कंडीशन दिए हुए हैं, तब एफ एक्स वाई 24 एक्स वाई, और अदरवाइज इसका मान है 0। हम इस जॉइंट पीडीएफ को यूज करके एक एक्स और वाई के फंक्शन के एक्सपेक्टेशन निकालने वाले हैं। तो कौन सा फंक्शन? सपोज almonds cost rupees 250 per kilogram, cashews cost rupees 200 per kilogram, और walnuts cost rupees 300 per kilogram। तो कोई भी अगर बॉक्स ले ले तो कॉस्ट ऑफ रैंडमली चोजन बॉक्स क्या होगी? उसमें आलमंड्स कितने हैं? एक्स किलोग्राम्स, राइट? सो उसका वैल्यू होगा 250x। कैश्यूज है y, जिसका कॉस्ट होगा 200 टाइम्स y, और वॉलनट्स है z या 1 माइनस एक्स माइनस वाई, उसका कॉस्ट होगा 300 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और अगर हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 300 माइनस 50x माइनस 100y। तो ये होगा किसी भी रैंडम बॉक्स को अगर हम चूज करेंगे तो उसका कॉस्ट। ऑफ कोर्स ये जो कंपनी है वो हर एक बॉक्स की कॉस्ट अलग अलग नहीं तय करेगी। ये 300 है ना कि 30। ये तो हर बॉक्स जो मार्केट में जा रहा है उसका फिक्स्ड कॉस्ट रखेंगे। तो एक तरह से ये फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक तरीका है, देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट ऑफ द बॉक्स, जिसको हम देख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट बॉक्स। तो हम ये जो कॉस्ट ऑफ रैंडमली चोजन बॉक्स हमने जो कैलकुलेट किया था उसको हम करार करते हैं, ये फंक्शन है एक्स और वाई का, और उस फंक्शन को हम दर्शाते हैं एच से। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एच ऑफ एक्स वाई, और हमें पता है ये कैसे कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे एच एक्स वाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जॉइंट पीडीएफ एफ एक्स वाई से, और डी वाई डी एक्स। और लिमिट्स क्या रहेंगे? अगर हम पहले y को इंटीग्रेट कर रहे हैं और बाद में x को, तो x की लिमिट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। x कोई भी वैल्यू ले सकता है 0 और 1 के बीच में, जो हमें पीडीएफ दिया गया है उसके मुताबिक। लेकिन एक बार हम x की वैल्यू फिक्स करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? y तो होना चाहिए 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 माइनस एक्स के बीच में भी। तो 0 और 1 माइनस एक्स ये छोटा अंतराल है, तो ये y के जो लिमिट्स हैं वो है 0 और 1 माइनस एक्स। अब हम लिख सकते हैं h की वैल्यू भी 0 से लेके 1 माइनस एक्स का डीवाई इंटीग्रल होगा। ये है 300 माइनस 50 टाइम्स स्मॉल एक्स माइनस 100 टाइम्स वाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीडीएफ जॉइंट पीडीएफ से, जो है 24 टाइम्स एक्स वाई, और इंटीग्रेट करेंगे डी वाई और डी एक्स को।
तो अंदर वाला जो इंटीग्रल है वो हम देखते हैं। पहले तो 24 इंटू 300 होगा 7200, ये लिमिट है 0 टू 1। मैं ब्रैकेट एक्सपांड कर लेता हूं, 0 टू 1 माइनस एक्स, 7200 टाइम्स एक्स वाई, 24 इंटू 50 हो गया 1200 टाइम्स एक्स वाई, सो हो गया एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस 2400 एक्स वाई स्क्वायर डी वाई और बाद में डी एक्स। तो ये अंदर वाला इंटीग्रल हम पहले इवेल्युएट करेंगे। ये इंटीग्रल एक एक टर्म से हम इवेल्युएट करते जाएंगे। तो 7200 एक्स वाई डी वाई हम पहले कर रहे हैं, तो 7200 एक्स वैसे के वैसे ही रहेगा, 7200 एक्स। वाई का इंटीग्रल है वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स है y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक। तो y इक्वल टू 0 वाला टर्म तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा y स्क्वायर बाई 2 में, तो मैं डायरेक्टली ये लिख लेता हूं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से बाकी दो टर्म्स भी हम देख लेंगे। पहला टर्म है 1200 एक्स स्क्वायर, फिर एक बार y स्क्वायर बाई 2 आएगा इंटीग्रेशन के बाद, तो वो आएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स ऊपर वाला लिमिट है। और लास्ट टर्म है 2400 एक्स और इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर जो आता है वाई क्यूब बाई 3, तो उसका इवेल्युएट करने के बाद आएगा 1 माइनस एक्स होल क्यूब बाई 3 माइनस 0। तो 0 वाली टर्म्स हमने पहले ही एक्सक्लूड कर ली है, उसको निकाल दिया है। तो ये है अंदर वाले इंटीग्रल का इवैल्यूएशन। तो इसको अगर ये ब्रैकेट एक्सपांड करके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 200 एक्स टू द पावर 4, आप चेक कर लीजिए, प्लस 2400 एक्स क्यूब माइनस 5400 एक्स स्क्वायर प्लस 2800 एक्स, और ये है dx इंटीग्रल। तो ये फिर एक बार काफी आसान इंटीग्रेशन है आप, और इस बार तो लिमिट्स है 0 से लेके 1 तक, तो इवैल्यूएशन भी काफी आसान है, आप चेक कर लीजिए। इसका मान होगा 240। ये फाइनल स्टेप आप चेक कर सकते हो। तो हमने ये दोनों उदाहरण देख लिए। एक उदाहरण हमने देख लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं जब x और y दोनों डिस्क्रीट है, और इस वाले उदाहरण में हमने देख लिया, एक विशिष्ट उदाहरण में, जब x और y दोनों कंटिन्यूअस यादृच्छिक चर है या सतत यादृच्छिक चर है। जो हमने दो वेरिएबल्स के लिए, दो यादृच्छिक चरों के लिए किया, वो आसानी से हम दो से ज्यादा वेरिएबल के लिए जनरलाइज करेंगे। सो मैं ये सिर्फ लिख लेता हूं अभी, फॉर n वेरिएबल्स particularly more than 2 वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के लिए तो हमने कर दिया है। जैसे हमने दो वेरिएबल के लिए किया था, उसी तरह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स x1 x2 डॉट 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 xn इवेल्युएट कर सकते हैं। हम फिर एक बार दो अलग अलग केस में इवेल्युएशन, दो अलग अलग केस में दो अलग अलग तरीके से होगा। जब सभी वेरिएबल्स डिस्क्रीट है तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं। क्या सम करेंगे, जो फंक्शन हम
जिसका माध्य हम निकालना चाहते हैं, वो हर एक x1 x2 xn के लिए वो फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जॉइंट पीएमएफ से, जिसको जैसे कि पहले दर्शाया था p x1 x2 xn से, और हम सभी वैल्यूज x1 x2 x3 वगैरह xn तक सभी वैल्यू ये प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे। तो ये इवैल्यूएशन होगा जब सभी n वेरिएबल्स डिस्क्रीट है, और उसी तरह से जब सभी n वेरिएबल सतत है तो संयुक्त पीएमएफ के बदले हमारे पास रहेगा संयुक्त पीडीएफ, संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन। तो और सम के बजाय हम करेंगे इंटीग्रेशन। सो ये रहेगा इंटीग्रल माइनस हर इंटीग्रल, जब तक हमें ठीक एफ या एच पता नहीं है तो ये इंटीग्रेशन होगा, हर एक इंटीग्रल होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जैसे कि हम इंटीग्रेट कर रहे सभी वैल्यूज x1 x2 xn के लिए। और क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं, h ऑफ x1 x2 xn मल्टीप्लाइड बाय द जॉइंट पीडीएफ, संयुक्त पीडीएफ f ऑफ x1 x2 xn। इस तरह से दो से ज्यादा अगर वेरिएबल्स है तो भी हम ये एक्सपेक्टेशन या माध्य किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। थैंक यू।